चलिए, तो आज हम लोग जुड़े हैं आपस में अल्कोहल फिनॉल्स के क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं हम लोग। और लास्ट लेक्चर में हमने यहाँ तक चीजें बता दी थी, तो आज बचे हुए क्वेश्चंस करेंगे और खत्म करेंगे अल्कोहल फिनॉल्स को। इसी के साथ मैं आप लोगों को एक और चीज बताना चाहता हूं कि आप लोग मीनवाइल जो प्लानिंग के अनुसार आप लोग अगले फ्राइडे तक अल्कोहल्स के जो मैंने क्वेश्चंस बताए हैं अल्कोहल फिनॉल्स के, वो क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छी तरह से समराइज कर लीजिएगा। हर एक क्वेश्चन हर एक आंसर के साथ अच्छी तरह से पक्का कर लीजिए। नेक्स्ट फ्राइडे हम लोग एल्डिहाइड कीटोन्स का वन शॉट भेजेंगे और उसके बाद हम लोग एल्डिहाइड कीटोन्स करेंगे। अभी आप लोगों के मंडे से लेकर फ्राइडे तक अमूमन 5 दिन है and you have to just review alcohol chapter। मैं दोबारा से एक बार बता दूं आप लोगों को क्या क्या करना है हर चैप्टर में से। सबसे पहले आप हो सके तो एक वन शॉट वीडियो देख लीजिए, इससे आपको थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन आता है। उसके बाद नेक्स्ट आपको नोट्स को रिव्यू करना है, नोट्स अच्छी तरह से पढ़ना है। उसके बाद जो क्वेश्चन आंसर मैं करवा रहा हूं उन क्वेश्चन आंसर को पढ़ने हैं और फिर उसी चैप्टर के मॉड्यूल के एमसीक्यूज और क्वेश्चन आंसर निपटाने हैं। बस ये 4 चीजें करनी है हर चैप्टर की। जैसे इस चैप्टर का वन शॉट आपने कर लिया है, नोट्स मैंने आपको पढ़ने के लिए कहा था, क्वेश्चन आंसर मैंने करा दिया, अब मॉड्यूल के एमसीक्यूज पढ़ लेना, चैप्टर फिनिश। फिर दोबारा से नेक्स्ट फ्राइडे को मैं भेजूंगा एल्डिहाइड कीटोन्स के वन शॉट, आप उसे देखिएगा। सैटरडे को आप नोट्स रिव्यू करिएगा बहुत अच्छी तरह से एल्डिहाइड कीटोन्स के। क्वेश्चन आंसर मैं शुरू करवाऊंगा सैटरडे संडे, और अगले हफ्ते इस तरह से ये चैप्टर भी होगा। तो एक तरह का सीक्वेंस आप लोगों को पता होना चाहिए क्या होगा। तो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 11.13। आज का पहला क्वेश्चन है। तो जैसे कि क्वेश्चन में पूरा क्लियर है ये कि हमें कहा जा रहा है कि एक 1 फिनाइल इथेनॉल बनाना है एक सूटेबल एल्कीन से। नाउ व्हाट इज 1 फिनाइल इथेनॉल? 1 फिनाइल इथेनॉल का मतलब है पहले तो इथेनॉल आप लोगों ने बना लिया, फिर 1 पर ही फिनाइल है, मतलब 1 पर ही आपका बेंजीन है। तो कह रहा है किस एल्कीन से ये बना होगा, किस एल्कीन से। तो हमें अच्छी तरह से पता है एल्कीन में अगर मैं कोई भी एल्कीन RCH/CH2 में अगर मैं H2O डाल दूं, पानी डाल दूं H+ की प्रेजेंस में, H+ की प्रेजेंस में अगर वाटर डाल दिया जाता है तो मार्कोनिकॉफ एडिशन होता है, हाइड्रोजन यहां जाता है, OH यहां जाता है। तो ये बनता है RCH OH और CH3, इस तरह का बनता है। तो अगर मुझे वापस जाना है, बैक रिएक्शन दिखानी है, तो मैं इसमें से H2O हटा दूं, OH हटा दूं और उसके पास वाले कार्बन से H हटा दूं, तो वही एल्कीन मिल जाएगा। यहां से OH हटा दूं, यहां से एक H हटा दूं और बीच में लगा दूं डबल बॉन्ड, तो वही एल्कीन मिल जाए। तो इस क्वेश्चन में मुझे यही करना है। अल्कोहल दे रखा है CH3 और इसके ऊपर एक H अल्कोहल दे रखा है और हमें बताना है कि कौन से एल्कीन से ये बनेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस वाले कार्बन का OH हटाएंगे, इस वाले कार्बन का OH हटाएंगे और इस वाले पास वाले कार्बन से एक H हटाएंगे, तो ये CH2 बन जाएगा और यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा। इस तरह का तैयार हो जाएगा कंपाउंड। ये है कंपाउंड, इसका नाम है फिनाइल इथीन। ध्यान से देखिए, हमने इस कार्बन का OH हटाया, इसके पास वाले कार्बन का एक H हटाया, दोनों का एक एक वैलेंसी खत्म, डबल बॉन्ड बना दिया। अब इसके सेकेंड पार्ट पे चलते हैं बेटा। इसका सेकेंड पार्ट क्या कहता है कि साइक्लोहेक्साइल मीथेनॉल बनाना है एल्काइल हैलाइड से। तो पहले साइक्लोहेक्साइल मीथेनॉल बना लीजिए। साइक्लोहेक्साइल ये रहा, बना लिया। मीथेनॉल ये रहा, बना लिया। ये रहा साइक्लोहेक्साइल मीथेनॉल।
कह रहा है एक सूटेबल एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड का मतलब है जहां पर अल्कोहल दिख रहा है अभी आपको, वहां पर Cl हो या वहां पर Br हो। तो अगर मैं इसमें एक्वस KOH डालूंगा तो एक KBr निकल जाएगा और OH लग जाएगा। तो सिंपल सी बात है, कह रहा था किस एल्काइल हैलाइड से ये बनेगा। तो जहां पर OH है मैंने उस OH को हटाकर एक लगा दिया ब्रोमीन। मेरी बात बन गई। OH को हटाया और उसकी जगह एक Br लगा दिया, क्योंकि यही पूछ रहा था, बैक क्वेश्चन पूछ रहा है। मतलब कह रहा है ये किससे बनेगा। फिर अगला देखिए, कह रहा है पेंटेन 1 ऑल यूजिंग अ सूटेबल एल्काइल हैलाइड। तो क्या करना है हमें, पहले पेंटेन 1 ऑल बना दीजिए। 1 2 3 4 5 पेंटेन 1 ऑल। ये किससे बनाना है, एक सूटेबल एल्काइल हैलाइड से। एल्काइल हैलाइड मतलब क्या, मतलब OH हट जाएगा और इसकी जगह 1 2 3 4 5 इसकी जगह Cl आ जाएगा। वही सेम क्वेश्चन कह रहा है ये बनाना है। ये कैसे बनाओगे, पेंटेन 1 ऑन बनाना है एल्काइल हैलाइड से। तो आप इधर से क्लोरीन हटाएंगे और वहां से लगा देंगे। ये किससे बनेगा, क्या डालकर बनेगा, एक्वस KOH डालकर बनेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 11.14 क्वेश्चन कह रहा है गिव 2 रिएक्शन टू शो द एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। फिनॉल की एसिडिक रिएक्शन बतानी है भाई। फिनॉल की एसिडिक रिएक्शन बतानी है तो फिनॉल की 2 एसिडिक रिएक्शन मैं आपको बताता हूं, बहुत सिंपल है। एक तो इसमें सिर्फ Na मेटल डालिए, सोडियम मेटल, तो भी बनेगा ONA और H निकल जाएगा H2 के रूप में। और दूसरा इसमें NaOH डाल दीजिए, NaOH डाल देंगे तो ये H देगा और हमारा NaOH देगा। तो भी वही ऊपर वाला ही बनेगा, सोडियम के ऊपर ONA और H2O निकल जाएगा। इस चीज को बच्चों कहते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। याद करिए, मैंने आप लोग लास्ट लेक्चर में बताया था, सोडियम फिनॉक्साइड। इस बात का ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन हम लोगों का करा हुआ क्वेश्चन है 11.15 एक्सप्लेन व्हाई ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन ऑर्थोमिथॉक्सीफिनॉल। बेटा इधर फिनॉल पे कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, NO2, नाइट्रो। नाइट्रो मतलब NO2 ग्रुप, जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप -I इफेक्ट करता है और एसिडिटी को बढ़ाता है। याद करिए, ये हम लोगों ने लिख भी रखा है कहीं ना कहीं, मेरे ख्याल से लिखा था, हाँ ये रहा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिटी को बढ़ाता है। Cl हो, Br हो, NO2 हो, ये सब एसिडिटी को बढ़ाते हैं। और अगर CH3 C2H5 जैसे ग्रुप है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, वो लेस एसिडिक है क्योंकि वो +I इफेक्ट चलाते हैं। तो ये यही क्वेश्चन है जो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एसिडिक क्यों ज्यादा है ऑर्थोमिथॉक्सीफिनॉल से। तो सिंपल सा आंसर है क्योंकि NO2 ग्रुप एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है जो -I इफेक्ट चलाता है, और मिथॉक्सीफिनॉल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है जो +I इफेक्ट चलाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 11.16 बच्चों ध्यान से देखिए। कह रहा है एक्सप्लेन हाउ डज द OH ग्रुप अटैच टू द कार्बन ऑफ बेंजीन रिंग एक्टिवेट इट टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ध्यान से एक बार दोबारा से जरा 11.16 क्वेश्चन को पढ़िए। कह रहा है एक्सप्लेन हाउ डज द OH ग्रुप अटैच टू द कार्बन ऑफ बेंजीन रिंग एक्टिवेट इट टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। मतलब पूछ रहा है अगर बेंजीन पे OH लगा हुआ है फिनॉल, कैसे एक्टिवेट कर रहा है, इसको कैसे एक्टिवेट कर रहा है। ये भी हम लोग कर चुके हैं, ये रहा कैसे एक्टिवेट कर रहा है। इसको हमने लिखा नहीं था क्या कहीं पर, मैंने आप लोगों को बता रखा है। ये लास्ट उसमें था, हमारी सेशन में था, लास्ट सेशन में हमने जो लिया था कि ये हो, इसकी जगह NO2 ग्रुप हो, सॉरी NH2 ग्रुप हो, इसकी जगह CH3 हो, OCH3 ग्रुप हो। ये सब एक ही चीज करते हैं। कोई बच्चा मुझे बताएगा ये क्या चीज करते हैं, कौन सा इफेक्ट करते हैं ये।
कोई बच्चा बताना चाहेगा? नहीं बेटा, उल्टा आपने बोल दिया। ये प्लस आर इफेक्ट करते हैं, ये प्लस आर इफेक्ट करते हैं, ये बेंजीन को देते हैं, ये बेंजीन को देते हैं तो बेंजीन को एक्टिवेट कर देते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ एक शब्द है, हाउ डज द OH ग्रुप अटैच टू द बेंजीन रिंग, कैसे एक्टिवेट करता है। सिर्फ एक आंसर अगर आप लिख देंगे प्लस आर इफेक्ट, आपको फुल आंसर मिल जाएगा, फुल मार्क्स। इसके बाद चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 11.17। सब देखिए यहां पर, जहां पर मैं सर्कल कर रहा हूं। इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, इसकी इक्वेशन बतानी है। पहला कह रहा है ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोपेन 1 ऑल विद एल्कलाइन KMnO4। ठीक है, पीछे करते हैं ये क्वेश्चन। ये है प्रोपेन 1 ऑल और कह रहा है इसमें KMnO4 डाल रहे हैं, एल्कलाइन वाला। बच्चों याद कर लो, KMnO4 और K2Cr2O7 ये दोनों हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर मैं आपको एक चार्ट याद करवाऊं, अगर मैं आपको एक चार्ट याद कराऊं, तो चार्ट ये है जो बहुत काम का है कि 1 डिग्री अल्कोहल में अगर मैं PCC डाल दूं तो बनता है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में मैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन कर दूं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन का मतलब ही KMnO4 या K2Cr2O7 है, तो बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। और सेम अगर मैं 1 डिग्री अल्कोहल में भी वही कर दूं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन, मतलब KMnO4/K2Cr2O7 और K2Cr2O7, तो भी बनेगा 1 डिग्री कार्बोक्सिलिक एसिड। पर अगर 2 डिग्री अल्कोहल में मैं KMnO4 डालता हूं या K2Cr2O7 डालता हूं तो वो सीधे C एसिड बनता है, सॉरी वो सीधे कीटोन बनता है। ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है लर्न करने के लिए, ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है लर्न करने के लिए। तो इसका मतलब अगर आपके पास यहाँ पर 1 डिग्री अल्कोहल है, ये हाँ जी सर 1 डिग्री अल्कोहल है, इसका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये क्या बनेगा, C एसिड बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। यहाँ पर एक कॉमन एरर बताता हूं जो ज्यादातर बच्चे करते हैं। वो क्या करते हैं, 3 कार्बन बताते हैं फिर एक COH लगा देते हैं, तो इधर तो 4 कार्बन हो गए, ये गलत हो जाएगा, एक कार्बन बढ़ थोड़ी सकता है। तो ये चीज एक कॉमन एरर करता है बच्चा, ये आपको नहीं करना। इसके बाद इसके सेकेंड पार्ट पे आते हैं बच्चों। सेकेंड पार्ट में क्या कहा जा रहा है, कह रहा है ब्रोमीन इन CS2 विथ फिनॉल। फिनॉल के अंदर ब्रोमीन डालना है CS2 की प्रेजेंस में। हमने कहा है, जैसे हमने पहला भी क्वेश्चन पढ़ा तो पहले क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझाया इधर। हमारा टारगेट सिर्फ उस क्वेश्चन को समझना नहीं है, उसके कॉन्सेप्ट को समझना है। तो कह रहे हैं फिनॉल के अंदर अगर मैं ब्रोमीन डालता हूं CS2 की प्रेजेंस में तो क्या होता है। तो इसको एक समझते हैं, इसके कॉन्सेप्ट को, कि सबसे पहले फिनॉल के अंदर मैं अगर नॉर्मल ब्रोमीन वाटर डालता हूं तो क्या होता है। कभी आता है ब्रोमीन वाटर डाल दे तो क्या हो, यू शुड बी अवेयर, अगर मैं ब्रोमीन वाटर डाल देता हूं तो भाई ब्रोमीन तीनों जगहों पर लग जाएगा, ब्रोमीन तीनों जगहों पर लग जाएगा। ठीक है, ये एक वाइट प्रेसिपिटेट है और ये काम आता है फिनॉल को टेस्ट करने में। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि यहां पर H2O जो है वो एक पोलर सॉल्वेंट है। पोलर सॉल्वेंट से रिएक्टिविटी बढ़ती है, इंक्रीजेस रिएक्टिविटी, जिसकी वजह से आप देख पा रहे हैं ब्रोमीन तीनों जगहों पर लग गया। परंतु अगर मैं वहीं पर इसी फिनॉल के अंदर ब्रोमीन डालूं
इन द प्रेजेंस ऑफ CS2, CS2 का मतलब है कार्बन डाइसल्फाइड, जो बहुत लेस पोलर सॉल्वेंट है, लेस पोलर सॉल्वेंट, जिसकी वजह से रिएक्टिविटी बहुत कम होती है। तो इस केस में या तो Br लगता है ऑर्थो पे या तो Br लगता है पैरा पर, और हम सबको पता है पैरा वाला प्रोडक्ट ही क्या होता है, हमेशा मेजर, क्योंकि ये स्टेबल होता है, सिमेट्रिक होता है। तो जैसे कि क्वेश्चन सिर्फ CS2 वाला पूछा था, बट मैंने आपको हमेशा हर क्वेश्चन के साथ साथ मैं उसका कॉन्सेप्ट भी बताता हुआ चल रहा हूं। CS2 क्या है, एक लेस पोलर सॉल्वेंट। लेस पोलर सॉल्वेंट मतलब लेस रिएक्टिविटी, ये रिएक्टिविटी को कंट्रोल करता है, इसीलिए 3 जगह पर ना आकर ब्रोमीन सिर्फ एक जगह पर लगता है, ऑर्थो या पैरा, और उसमें से भी पैरा वाला ही मेजर बनता है। इसके थर्ड पार्ट को पढ़ते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या होता है बेटा, कि फिनॉल में ये वाला चीज पढ़िए, ये वाला, जब भी कोई ऐसे ग्रुप जुड़े होते हैं ये बेंजीन को एक्टिवेट कर देते हैं, प्लस आर इफेक्ट कर कर, प्लस आर इफेक्ट करते हैं, ऑर्थो पैरा पोजीशन को एक्टिवेट कर देते हैं, जिसकी वजह से ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव ग्रुप कहलाते हैं। इसका मतलब फिनॉल भी इसी कैटेगरी में आता है, इसमें भी प्लस आर होता है, स्ट्रॉन्ग प्लस आर होता है, और ये बड़ा रिएक्टिव होता है ऑर्थो पैरा पोजीशन के प्रति। तो अगर अच्छा ये वाला कह रहे हैं आप, अच्छा 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 सॉरी, तो पहले मैं ये कंप्लीट कर देता हूं एक बार। इसमें अगर मैंने H2O की प्रेजेंस में डाला तो H2O इसकी रिएक्टिविटी को और इंक्रीज कर देगा, बढ़ा देगा, जिसकी वजह से तीनों जगहों पर ब्रोमीन लग जाएगा। अगर मैं रिएक्टिविटी कम चाहता हूं तो मैं CS2 डालूंगा, CS2 डालने से रिएक्टिविटी कम होगी और ब्रोमीन एक जगह पे लगेगा, जिसमें मेजर हमारा क्या है, पैरा। फर्स्ट पार्ट में अगर मैं इसको चेक करता हूं, ये है प्रोपेन 1 ऑल, मतलब प्रोपेनॉल, और कह रहा है डालना क्या है, KMnO4 डालना है। हमने पीछे इसका चार्ट बना रखा है, ये रहा 1 डिग्री अल्कोहल, प्रोपेन 1 ऑल एक 1 डिग्री अल्कोहल है, और अगर उसमें KMnO4 या K2Cr2O7 डाल दिया जाए तो वो क्या बनेगा, वो बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमने यहां पर वही कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर दिया, KMnO4 डाल दिया तो उससे कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, 3 कार्बन का अल्कोहल था तो 3 कार्बन का एसिड बन चुका है। इसके बाद आते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है थर्ड पार्ट, कह रहा है डाइल्यूट HNO3 डाल दिया फिनॉल के अंदर, डाइल्यूट HNO3। आइए इसकी भी बातें करते हैं। थर्ड पार्ट, इसके भी कॉन्सेप्ट को निचोड़ते हैं, ये भी मैंने आप लोगों को पहले बता रखा है, एक बार दोबारा बता रहा हूं। अगर OH लगा हुआ है मतलब फिनॉल है, और इसमें अगर तुमने डाइल्यूट HNO3 डाल दिया, डाइल्यूट HNO3, तो NO2 ग्रुप या तो लगेगा ऑर्थो पर, उसी तरह होगा जैसे पीछे था, या तो लगेगा पैरा पर, जिसमें ये होगा मेजर, पीछे की तरह ही सेम। और पीछे की तरह एक और चीज भी होगी, जैसे पीछे एक तो लेस रिएक्टिव का केस था CS2 वाला, और एक मोर रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव में तीनों जगहों पर लग रहा था। इधर भी ऐसा ही है, एक है लेस रिएक्टिव डाइल्यूट HNO3 है, तो या तो ऑर्थो पे लगेगा या तो पैरा पे लगेगा, उसमें पैरा वाला मेजर है। परंतु वहीं पर अगर तुमने इसमें कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 डाल दिया ना भैया, फिर तो गेम खराब हो जाएगी। कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 मतलब डार्क, गाढ़ा, रिएक्टिविटी ज्यादा, इसके केस में भी वही होगा जो पीछे हुआ, फिर NO2 को रोक नहीं पाओगे 3 जगह लगने से। और याद करिए, ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था, इसका नाम पिक्रिक एसिड है, पिक्रिक एसिड है इसका नाम। 2 पर NO2 ग्रुप, 4 पर NO2 ग्रुप, 6 पर NO2 ग्रुप, तो इसका नाम हो गया 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। ये फिनॉल का मोस्ट एसिडिक वर्जन है, फिनॉल में सबसे ज्यादा एसिडिक वर्जन। तो हमने देखा पीछे की तरह ही यहां पर भी हमने दोनों कॉन्सेप्ट बताए, एक Br2 जब H2O में जाते हैं ज्यादा रिएक्टिव, तीनों जगहों पे लग जाता है,
CS2 में डालते हैं, कम रिएक्टिव है। डाइल्यूट HNO3 डालते हैं, कम रिएक्टिव है। कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 डालते हैं, ज्यादा रिएक्टिव है। हमेशा ज्यादा रिएक्टिव के केस में क्या होता है, तीनों जगहों पर लग जाता है। ये है लेस रिएक्टिव, एक जगह लगा। ये है मोर रिएक्टिव, तीनों जगहों पर लग जाएगा। ये चीज आपको ध्यान करनी है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और इसके फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। क्या कह रहा है फोर्थ पार्ट? कह रहा है ट्रीटिंग फिनॉल विथ क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH। ये क्वेश्चन मेरा बड़ा करीब है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है फिनॉल को ट्रीट करना है। आइए देखते हैं, फिनॉल दोबारा आ गया है, फिनॉल दोबारा आ गया है और कह रहा है फिनॉल में क्लोरोफॉर्म डालने को कह रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। बच्चों ये एक नेम रिएक्शन है। क्या कोई पहचान पाएगा कि फिनॉल, क्लोरोफॉर्म और NaOH किस नेम रिएक्शन में आती है? क्या कोई बताना चाहता है? याद करिए, वन शॉट तो देखा होगा ना। फिनॉल, क्लोरोफॉर्म, NaOH, ये तीनों किस नेम रिएक्शन में आते हैं? डेंजर सिचुएशन में आ गए हैं हम तो भाई, क्योंकि तो बहुत इजी क्वेश्चन है। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये एक राइमन टाइमन रिएक्शन है जिसमें ये तीनों चीजें आती हैं। राइमन टाइमन रिएक्शन अगर आपको नहीं आ रही, फिर हम थोड़ा सा गंभीर सिचुएशन में हैं। हम फिर पढ़ाई का नाटक ही कर रहे हैं मेरे ख्याल से। राइमन टाइमन रिएक्शन में ऑर्थो में क्या लग जाता है? CHO। और इसका नाम क्या होता है? सैलिसल्डिहाइड। अपनी बुकलेट खोलिएगा, बुकलेट के सबसे पीछे सारी नेम रिएक्शंस लिखी हुई हैं। सैलिसल्डिहाइड, इस बात का ध्यान रखेंगे। ये फोर्थ पार्ट है। अगर मैं 11.18 क्वेश्चन की देखता हूं, कह रहा है इन सब पे एक नोट लिखना है। कोल्ब्स रिएक्शन, राइमन टाइमन रिएक्शन, विलियमसन सिंथेसिस, अनसिमेट्रिकल ईथर, ये आप सबको एज इट इज मिल जाएगा नेम रिएक्शन वाले कॉलम में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सारी नेम रिएक्शंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। जरूर इसको आप लोग करिएगा, नहीं तो हम फंस जाएंगे। ठीक है। इसके बाद 11.19 क्वेश्चन। 11.19 क्वेश्चन हम लोग कल कर चुके हैं, याद करिए। मैकेनिज्म कह रहा है एसिड डिहाइड्रेशन का इथीन बनाने का। वी ऑलरेडी डिड इन द लास्ट लेक्चर। हम लोगों ने आपको बताया था कि अल्कोहल में अगर मैं 413 केल्विन में H2SO4 डालता हूं तो वो क्या बनता है? एल्कीन, सॉरी एथर। और अगर इसी में 443 केल्विन पर H2SO4 ही डाला जाए तो वो एल्कीन बनाता है। ठीक है ना। इसकी मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने करा था लास्ट लेक्चर में। अगर किसी से मिस हो गया तो वो प्लीज वीडियो जाकर देख ले, मैंने वीडियो ग्रुप पे डाल दिया है। आप लोग सीधे चैनल में भी देख सकते हैं हर चीज का। अगर आपको लिंक नहीं मिलता, मान लीजिए वन केस, तो आप लोग चैनल में जाकर भी वॉच आउट कर सकते हैं सीधे। और दूसरी बात, नेक्स्ट क्लास जब भी होगी इसी लिंक पे होगी, तो ध्यान रखिएगा इसी लिंक को आप फॉलो करेंगे, लिंक चेंज नहीं होगा। आइए 11.20 क्वेश्चन को देखते हैं। कन्वर्जन्स पे आते हैं। बहुत देर हो गई बच्चों का काम करते हुए, अब आता है थोड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट, कन्वर्जन करते हैं। 11.20 का फर्स्ट पार्ट कह रहा है प्रोपीन से प्रोपेन टू ऑल। ये रहा प्रोपीन और बनाना है प्रोपेन टू ऑल। जैसे कि मैंने आपको कहा है, हमें सिर्फ क्वेश्चंस नहीं करने हैं, हमें क्वेश्चन के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी बताना है। तो ये आप देखिए, पहले चेक करिए कैसा अल्कोहल है। ये 2 डिग्री अल्कोहल है और हम पहले समझ चुके हैं 2 डिग्री अल्कोहल। इसका मतलब यहां पर वाटर डलेगा मार्कोनिकॉफ के हिसाब से। मार्कोनिकॉफ के हिसाब से डलेगा क्योंकि 2 डिग्री है। हमेशा याद रखिए वाटर डलता है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड।
परंतु मान लीजिए अगर यहां से क्वेश्चन आता और कहता प्रोपेन 1 ऑल बनाना है, तो हम क्या करते? मतलब अगर 1 डिग्री अल्कोहल बनाना होता तो क्या करते हम? तो हमें एंटी मार्कोनिकॉफ सोचना पड़ता। बच्चों आप लोगों को पता है ना, यहां पर एंटी मार्कोनिकॉफ नहीं होता। एंटी मार्कोनिकॉफ और मार्कोनिकॉफ HBr में होता है। तो यहां पर हम सिर्फ लिख देते हैं, मार्कोनिकॉफ लिखते नहीं है, सिर्फ लिख देते हैं H2O/H+, उसका मतलब ही वो 2 डिग्री बनाएगा, वो मार्कोनिकॉफ है। और एंटी मार्कोनिकॉफ यहां पर किस नाम से फेमस है? कोई मुझे बच्चा बताएगा एंटी मार्कोनिकॉफ किस नाम से बोलते हैं हम लोग? नहीं, यस, इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। और पेरोक्साइड की प्रेजेंस में क्या क्या चीजें डलती हैं, मेरे ख्याल से ये तो किसी को नहीं पता होगा। इसके लिए आप लोगों ने अभी तक लर्न नहीं किए रिएक्शंस। वन शॉट को सिर्फ देख लिया है, वन शॉट से नोट्स नहीं बनाए। वन शॉट को देख देख के हर पेज को रोक के उसके नोट्स बनाने हैं, लर्न करने हैं, वो अभी तक करा नहीं है। या सिर्फ जहां पे आपने नोट्स लिखे हुए हैं उसको लर्न करना है, वो अभी कमी रह गई है। H2O2 डलता है, B2H6 डलता है, THF डलता है और NaBH4 डलता है। ये सब चीजें डलती है, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर। H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, B2H6, THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरन और NaBH4। इसकी डिटेल आप देख सकते हैं, वन शॉट में मैंने बता रखा है, या नोट्स में आप देख सकते हैं डिटेल में। चलिए सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। बेंजाइल क्लोराइड से बेंजाइल अल्कोहल बनाने को कह रहा है। हमने बहुत बार इस बात पे चर्चा करी है कि बेटा बेंजाइल क्या होता है। बच्चे एरर करते हैं बहुत बच्चे एरर करते हैं। बेंजाइल क्या होता है? बेंजीन पे CH2, इसे बेंजाइल कहते हैं। ये बहुत कॉमन एरर है, बहुत ज्यादा बच्चे इसको करते हैं। ये बेंजाइल है। अब बेंजाइल क्लोराइड कह रहा है तो इधर Cl लग जाएगा, और बेंजाइल अल्कोहल कह रहा है तो बेंजाइल पे अल्कोहल लग जाएगा। ये रहा। अब हमें कुछ नहीं करना यहां पर थोड़ा ठंडे दिमाग से देखना है कि Cl जा रहा है और OH आ रहा है। हम ऑलरेडी जानते हैं, पीछे चैप्टर में हेलो एल्केन्स में भी हमने बताया था, क्या डाल देंगे? एक्वस KOH। ठीक है, एक्वस KOH से सीधे KCl चला जाएगा, OH आ जाएगा, सीधे ये बन जाएगा, KCl चला जाएगा, OH बन जाएगा एज इट इज। ठीक है, एक ही स्टेप में बात खत्म। अगले दोनों कन्वर्जन के लिए, अगले दोनों कन्वर्जन कौन से हैं? अगले दो कन्वर्जन है इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड और अगला वाला मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसके लिए हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लर्निंग करेंगे, पहले एक चीज सिखाएंगे आप। क्या है वो कॉन्सेप्ट लर्निंग? कि कभी भी आप मिथेनल में ग्रिग्नार्ड डाल दीजिए, फिर उसमें पानी और H+ मतलब हाइड्रोलिसिस कर दीजिए। ग्रिग्नार्ड डाल दीजिए और 1 डिग्री H2O/H+ कर दीजिए, हाइड्रोलिसिस कर दीजिए, तो हमेशा आपको मिलेगा क्या? 1 डिग्री अल्कोहल। इसी तरह से अगर आप कोई दूसरा एल्डिहाइड, कोई दूसरा मतलब कोई भी, मिथेनल को छोड़कर कोई भी डाल देंगे, तो उससे आपको क्या मिल जाएगा? 2 डिग्री अल्कोहल। और इसी तरह से अगर आप इसमें कीटोन डाल देंगे तो कीटोन से मिलेगा 3 डिग्री अल्कोहल। ये रहा कॉन्सेप्ट। और एप्लीकेशन कहां है? पीछे वाले पेज पे, जहां 2 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, देखते हैं क्या कह रहा है। पहले क्वेश्चन में कह रहा है इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। थर्ड पार्ट यहां करता हूं मैं। इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड C2H5 मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl बना दिया। इससे हमें क्या बनाना है? चेक करिए, ये रहा बेटा, चेक करिए। प्रोपेन 1 ऑल बनाना है सर। ठीक है, प्रोपेन 1 ऑल, प्रोपेन
वन ऑल, ये बनाना है। अब हमने ठंडे दिमाग से देखा, पहले देखा कहां पर सेट हो रहा है, ये कैसा अल्कोहल है सर, ये 1 डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल ये रहा सर, ठीक है। इसका मतलब यहां पर एक चाहिए आपको मीथेनल और एक चाहिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो भाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो मौजूद है, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये ध्यान से देखिए RMgX, देखिए RMgX ग्रिग्नार्ड है। तो इसका मतलब क्या डालना है सर, मिथेनॉल डालना है, सिंपल, मिथेनॉल डालो, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है H2O/H+। इसका मतलब तुम डायरेक्ट भी अगर लिख दो ना ऐसे, 1 नंबर पर डाल देंगे मिथेनॉल, मिथेनॉल मतलब HCHO, और 2 नंबर पर डाल देंगे H2O/H+। कोई टीचर नहीं है दुनिया में जो आपका नंबर काट दे आधा भी, बिल्कुल सही करना ही पड़ेगा उसको, क्योंकि ये सही है और आपने मेहनत तो बहुत कम करी है, आसानी से हो गया। अगर आपको थोड़ा सा कम समझ में आया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि अगला पार्ट भी मैं समझा रहा हूं, अगला पार्ट भी इसी की तरह का ही है। कह रहा है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मिथाइल CH3 मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है। भाई बनाना क्या है, बनाना है 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, ये बनाना है। आपको कुछ नहीं करना, देखो मैं बता रहा हूं कितना आसान है। अगर आपको ये चीज लर्न है तो दुनिया आपके हाथ में है। ये किस तरह का अल्कोहल है पहले आपको ये सोचना है सर, OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है ना, इस वाले कार्बन से, ये 1 2 3, 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है सर, ये हुआ 3 डिग्री अल्कोहल, गुड जॉब, बस और कुछ नहीं करना। ऊपर देखो 3 डिग्री अल्कोहल कहाँ है सर, यहाँ है। इसमें ग्रिग्नार्ड में क्या डालना पड़ता है, कीटोन डालना पड़ता है। तो सर पहले नंबर पर कीटोन डालेंगे, पर कीटोन कितने कार्बन का डालेंगे ये हमें क्या पता, कोई बात नहीं। इधर जरा एक बार कार्बन की काउंटिंग तो कर दो, इधर आपको कितने कार्बन दिख रहे हैं, 4 कार्बन दिख रहे हैं, 4, 1 2 3 4, 4 कार्बन है सर। सर इधर 1 2 3 4 कार्बन है सर। सर इधर कितने कार्बन है, 1 कार्बन है सर, 1 कार्बन। इधर 4 कार्बन, इधर 1 कार्बन, मतलब हमें बाहर से और कितने कार्बन चाहिए, 3 और कार्बन चाहिए, 3। तो जो कीटोन है वो कौन, कितने कार्बन का होना चाहिए, 3 कार्बन का। तो सब बच्चों को पता है 3 कार्बन का कीटोन कौन होता है, ये होता है। अगर आपको नहीं पता, प्रोपेनॉन, 3 कार्बन का कीटोन। और दूसरे नंबर पर क्या करेंगे, हर बार की तरह सेम H2O/H+, मतलब हाइड्रोलिसिस, आपको अपना प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली मिल जाएगा बिना किसी मेहनत के। मेरे ख्याल से मेरी बात समझ में आ रही है। इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन इस चार्ट के बेसिस पर कर सकते हैं। ऐसे सारे चार्ट आप लोगों के नोट्स में लिखवा रखे हैं, आप लोग टैली कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं 11.21 क्वेश्चन। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगता है मुझे, आप लोगों को बताऊं, क्योंकि इसके ये 3 पार्ट एज इट इज एग्जाम में आ चुके हैं, एज इट इज। पहले 3 मिक्स भी नहीं करा इन लोगों ने, सीधे 3 पार्ट दे दिए, ठीक है भाई। इसमें हमें क्या बताना है क्वेश्चन में, नेम द रिएजेंट, मतलब किससे बनेगा ये बताना है। तो आइए एक एक करके करते हैं। इसके फर्स्ट पार्ट को करते हैं। कह रहा है ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल मतलब RCH2OH से बनाना क्या है, बनाना है RCOOH। अगर आप ये सब ना बनाएं, सीधे ये देखें कि भाई प्राइमरी अल्कोहल मतलब 1 डिग्री अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है। पीछे वाले चार्ट को चेक करो, ये रहा प्राइमरी अल्कोहल, ये रहा प्राइमरी अल्कोहल, चेक करो, और ये रहा कार्बोक्सिलिक एसिड। कैसे बनेगा, क्या डालना पड़ेगा, KMNO4, K2Cr2O7। याद रखिएगा ये सब भी, कि जैसे KMNO4 डालते हैं तो KMNO4 का मीडियम बताना नेसेसरी है।
अब लिखिए एल्कलाइन KMnO4। अब लिखिए एल्कलाइन KMnO4 और उसके बाद H2O/H+। लिखिए, ये जरूरी है हाइड्रोलिसिस लिखना। ठीक है। सेकेंड पार्ट देखो कितना इजी है। कह रहा है 1 डिग्री अल्कोहल से, 1 डिग्री अल्कोहल मतलब वही CH2H। अगर मान लो पेपर में आपको ये याद नहीं आ रहा, मत लिखो, आप बस ऐसे लिखो, ये रहा प्राइमरी अल्कोहल, ऐसे लिख दो। जैसे वो कह रहा है एल्डिहाइड बनाना है, एल्डिहाइड बनाना है सर, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि ये ऐसे लिखना है और एल्डिहाइड मतलब ऐसे करना है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, इनकेस आप सीधे लिख दो प्राइमरी अल्कोहल और एल्डिहाइड, सीधे लिख दो। ये कैसे बनेगा, फिर वही पीछे वाला चार्ट देखना है। कह रहा 1 डिग्री अल्कोहल से क्या बनाना है, एल्डिहाइड बनाना है, तो जरा बताइए क्या डालेंगे। देखो सब चीजें मौजूद हैं आपके पास, पीसीसी डालेंगे, कुछ नहीं लिखना, एरो के ऊपर पीसीसी लिखना है और आगे बढ़ना है बस। उसके बाद थर्ड पार्ट पे चलते हैं। तो थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, कह रहा है ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल। तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल, ये तो बताऊंगा ही नहीं, मैं पीछे बता चुका हूं। देखो ब्रोमिनेशन फिनॉल से कह रहा है, फिनॉल से कह रहा है 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल कैसे मिलेगा, मतलब तीनों जगहों पर ब्रोमीन कैसे लगता है, तीनों जगहों पर ब्रोमीन कैसे लगता है। ये देखो तीनों जगहों पर ब्रोमीन कैसे लगता है, क्या डालेंगे, Br2/H2O, Br2 + H2O लिखेंगे, पहले ही बता चुका हूं। इसका मतलब सर ये तो एकदम ही बहुत ही बचकाना सवाल पूछ दिया इसने। ब्रोमीन वाटर, इन दोनों को कई बार लिखा होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग, कई बार बोलते हैं इनको ब्रोमीन वाटर, ध्यान रखना पड़ता है। फिर अगले क्वेश्चन में कह रहा है बेंजाइल अल्कोहल से बेंजोइक एसिड, फोर्थ पार्ट। बेंजाइल अल्कोहल ऊपर ही मैंने अभी बताया है आपको, बेंजीन, और उसके ऊपर ये रहा अल्कोहल, और इससे बेंजोइक एसिड, एसिड बनाना है। तो आप लोगों को पता ही है, ऊपर ही बता रखा है 1 डिग्री। ये देखो सेम क्वेश्चन, देखो सेम क्वेश्चन, अल्कोहल से एसिड, सेम क्वेश्चन, वही सेम डालना है, अल्कलाइन KMnO4 और उसके बाद H2O/H+, एकदम सेम। कुछ ही चीजें हैं यार, अल्कोहल फिनॉल चैप्टर तो इजी है एकदम, कुछ है ही नहीं, कुछ चीजें बार बार घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है वही। अगला क्या कह रहा है, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन बच्चों याद करो, डिहाइड्रेशन मतलब पानी को निकालना, पानी को निकालना। मैंने आप लोगों को बता रखा है, आपके सिलेबस में जहां पे भी डिहाइड्रेशन आएगा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट आएगा, एक ही चीज है जो पानी को निकालता है, वो है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। प्रोपेनॉल से प्रोपीन बनाना है, ये आज ही बताया है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालेंगे, टेम्परेचर कौन सा डालेंगे, 443 केल्विन, 443 केल्विन। एल्कीन बनाना है, देखो एल्कीन, प्रोपीन बनाना है, तो क्या डालेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालेंगे। ठीक है, अब आते हैं आखिरी पार्ट पर। आखिरी पार्ट क्या कह रहा है इसका, आखिरी पार्ट जरा ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। सिक्स्थ पार्ट कह रहा है ब्यूटेन 2 ऑन से, 1 2 3 4, ब्यूटेन 2 ऑन से बनाना है ब्यूटेन 2 ऑल। ठीक है बच्चों, जरा इधर ध्यान दीजिए, ये जो मैंने आपको ट्री कराई थी, मतलब 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करोगे तो क्या मिलेगा, ये बताया था। इनका रिवर्स जो चलता है, रिवर्स, वो है रिडक्शन। ये ऑक्सीडेशन, इसका रिवर्स रिडक्शन। मतलब कल को अगर कोई एल्डिहाइड में रिडक्शन कर दे, कैसे रिडक्शन कर दे, सिंपल, हाइड्रोजन डाल दे निकल की प्रेजेंस में, तो 1 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। और अगर कीटोन में भी यही कर दे, रिडक्शन कर दे इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, तो वो बन जाएगा 2 डिग्री अल्कोहल, उल्टा हो जाएगा।
इसको नाम दिया गया है ऑक्सीडेशन साइकिल, क्योंकि यहां पर ऑक्सीडेशन की बात हो रही है और यहां पर उल्टा हो रहा है, तो इसलिए हम किसको कहते हैं, रिडक्शन साइकिल, रिडक्शन। तो अगर इस क्वेश्चन में देखता हूं, ध्यान से देखो, ये क्या है, कीटोन, और ये क्या है, अल्कोहल। कीटोन से अल्कोहल बनेगा, सिंपल H2 डाल दो इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम, सीधे आपको दे देगा 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल। हाँ जी बेटा बताइए। बिल्कुल, और NaBH4 यूज करिए और LiAlH4 यूज करिए। अच्छा क्वेश्चन पूछा है, तो मैं काम करता हूं यहां पर थोड़ा सा इनके ऊपर भी चर्चा कर देता हूं एक बार आज। LiAlH4 और NaBH4, अगर मैं बात करता हूं एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को रिड्यूस कर देंगे, रिडक्शन होगा, ठीक है। किसमें रिडक्शन होगा, एल्डिहाइड बनेगा 1 डिग्री अल्कोहल स्लैश कीटोन से हमेशा बनता है 2 डिग्री अल्कोहल, तो इसका रिडक्शन NaBH4, इसका नाम है सोडियम बोरोहाइड्राइड भी कर सकता है, और LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी कर सकता है। परंतु वहीं पर अगर मैं सी एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स फैमिली की बात करता हूं, कार्बोक्सिलिक एसिड की फैमिली में कौन कौन आते हैं, एस्टर आते हैं, एमाइड आते हैं, एनहाइड्राइड आते हैं, और एसिड क्लोराइड आते हैं। अगर मैं इनकी बात करता हूं तो इनमें सिर्फ LiAlH4 ही रिड्यूस करता है और 1 डिग्री अल्कोहल बनाता है, 2 डिग्री अल्कोहल कभी नहीं बनता। मतलब बेसिकली मैंने ये बताया कि एल्डिहाइड्स और कीटोन्स होंगे तो एल्डिहाइड कीटोन को NaBH4 और LiAlH4 दोनों में से कोई भी कर सकता है रिड्यूस, जिसमें NaBH4 को मैं कहता हूं माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, हल्का एजेंट है, और LiAlH4 स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। इसका कारण यही है कि LiAlH4 आप देख रहे हैं ना सिर्फ एल्डिहाइड कीटोन पे काम करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड और उसकी फैमिली पे भी काम करता है, इन सब पे LiAlH4 काम करता है, और NaBH4 का रेस्ट्रिक्टेड काम है, रेस्ट्रिक्टेड काम है, ठीक है। डिबाल-H भी एक सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है जो एसिड क्लोराइड और एस्टर्स को एल्डिहाइड बनाने में काम करता है, ठीक है, वो अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। अगला कह रहा है गिव रीजन फॉर द हायर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल इन कंपैरिजन टू मिथॉक्सीमेथेन। इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों है, कल ही मैंने आप लोगों को बताया था, इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी हाई होता है उन सभी फंक्शनल ग्रुप के मुकाबले जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करते। तो इसका आंसर सिर्फ एक ही है, एक शब्द, वो है इंटर मॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग। आपको पूरा लिखना है, इंटर मॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग, ठीक है। इसके बाद आइए हम लोग चलते हैं ऑलमोस्ट आखिर की तरफ। तो यहां पर कह रहा है सबसे पहले इनका IUPAC नाम लिखना है। तो एथर का IUPAC नाम एक बार मैं आप लोगों को प्रॉम्प्ट कर दूं, एथर में ये होता है ROR-, दोनों अगर डिफरेंट है, जो छोटा एल्काइल ग्रुप है वो ऑक्सीजन के साथ रहता है। मान लिया मैंने यहां पर R- छोटा है R से, तो जो छोटा होता है वो ऑक्सीजन के साथ होता है और वो कहलाता है एल्कोक्सी पार्ट, और बचा हुआ पार्ट कहलाता है एल्केन। तो इनका नाम हुआ एल्कोक्सी एल्केन। जैसे कि एक काम करते हैं, फर्स्ट पार्ट देखते हैं। अगर आप ध्यान देखें फर्स्ट पार्ट में ऑक्सीजन के इधर है OC2H5 और इधर इतने बड़ा, तो कौन सा छोटा है बताओ, ऑब्वियसली C2H5 छोटा है। इसका मतलब ये पूरा एक बन जाएगा और इसका नाम है इथॉक्सी। ये इथॉक्सी है, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड कार्बन और ये थर्ड कार्बन। तो अगर आप देखते हैं ये मेन चेन है 3 कार्बन की,
1 पे क्या लगा हुआ है, 1 पे इथॉक्सी लगा हुआ, 2 पे क्या है, मिथाइल। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या हुआ, 1 पे लगा हुआ है इथॉक्सी और 2 पे लगा हुआ है मिथाइल, और 3 कार्बन को क्या कहते हैं, प्रोपेन। इसका नाम बन गया 1 इथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, दूसरे पार्ट पे चलते हैं। तो दूसरे पार्ट में भी आप देखेंगे ये पूरा ऑक्सीजन इसके साथ आएगा CH3, क्योंकि वो छोटा है, तो ये बन गया मिथॉक्सी। मेन चेन कितने कार्बन की है, 2 कार्बन की है, और ये क्लोरीन लगा हुआ है। इसका मतलब आप ध्यान से देखिए, CH2 इधर है Cl और इधर है OCH3, तो ये तो बन गया आपका मिथॉक्सी और ये आपका क्लोरो। तो अल्फाबेटिकली कौन पहले आता है, क्लोरो का C या मिथॉक्सी का M, तो क्लोरो का C। ये 1 है और ये 2 है, तो 1 पर क्लोरो हुआ, 2 पर मिथॉक्सी हुआ, और 2 कार्बन को हम बोलते हैं इथेन। इसका नाम हुआ 1 क्लोरो 2 मिथॉक्सी इथेन। ठीक है, थर्ड पार्ट को अगर मैं देखता हूं, थर्ड पार्ट में क्या कहा जा रहा है, थर्ड पार्ट में कहा जा रहा है C6H4। सभी बच्चे अलर्ट मोड पे आ जाएं। C6H4 का मतलब होता है ऐसा बेंजीन जिसकी 2 वैलेंसी खाली है। एक जगह आएगा NO2, एक जगह आएगा NO2 और एक जगह आएगा OCH3, इस तरह से आएगा। अब आप जानते हैं ये है मिथॉक्सी और ये है नाइट्रो और ये है बेंजीन। इस तरह से नोमेनक्लेचर आसान है, आप लोग बाकी ट्राई करिएगा एक बार, अगर नहीं आएंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे। 11.24 क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है राइट द नेम ऑफ द रिएजेंट एंड इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फॉलोइंग एथर्स फ्रॉम विलियमसन। विलियमसन से ये एथर बनाना है 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन बनाना है, कह रहा है। क्वेश्चन नंबर है 11.24 का फर्स्ट पार्ट। कह रहा है 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन, प्रोपॉक्सी का मतलब 3 कार्बन, प्रोपेन का मतलब 3 कार्बन, ये बनाना है। बताओ किससे बनाएंगे। सभी बच्चों को एक बार विलियमसन सिंथेसिस याद दिला देता हूं, जिसमें होता है एक बार RX और एक होता है RONA, मतलब एक होता है सोडियम वाला पार्ट, एक होता है हेलोजन वाला पार्ट। गौर करने वाली बात यह है कि हेलोजन वाला पार्ट छोटा होना चाहिए, छोटा। यहां पर हम देख पा रहे हैं इधर भी 3 कार्बन है और उधर भी 3 कार्बन है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों सेम है। तो मतलब आपको 3 कार्बन वाला ONA चाहिए और 3 कार्बन वाला हेलो एल्केन चाहिए, क्योंकि याद रखिएगा विलियमसन में 2 चीजें चाहिए होती है, एक RONA, एक RX, ये 2 चीजें चाहिए होती है। छोटा वाला होना चाहिए हमारा R डैश, मतलब हेलोजन के साथ छोटा वाला पार्ट होना चाहिए। और जैसे कि हम देख पा रहे हैं इधर दोनों तरफ 3-3 कार्बन है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी को भी Na ले लीजिए, कोई भी Cl है, दोनों बराबर आएंगे। सेकेंड पार्ट में कह रहा है इथॉक्सी बेंजीन बनाना है, इथॉक्सी बेंजीन बनाना है। इथॉक्सी बेंजीन मतलब OC2H5 बनाना है। तो आप खुद समझ लीजिए छोटा वाला पार्ट क्या है, ऑक्सीजन के इधर है एक, ऑक्सीजन के एक तो इधर है C2H5, एक ऑक्सीजन के इधर है बेंजीन, कौन सा छोटा है बेटा, ऑब्वियसली C2H5 छोटा है। तो इसका मतलब C बेंजीन वाला पार्ट ONA से आएगा और छोटा वाला C2H5 Br या Cl से आएगा। हमेशा छोटा वाला ही हेलोजन से आता है, इस बात को ध्यान कर लीजिए। इसी तरह से इसका थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट भी हम करेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 11.24 में इलस्ट्रेट विद एग्जांपल द लिमिटेशन ऑफ विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन की कमी क्या है, विलियमसन की कमी यह है कि जब विलियमसन बनाया जाता है तो हमेशा हेलोजन वाला पार्ट छोटा होता है, अभी अभी वही बता रहा हूं।
हैलोजन वाला पार्ट छोटा होना चाहिए, क्योंकि अगर हैलोजन वाला पार्ट बड़ा हुआ तो उससे रिएक्शन कभी नहीं होगी, उससे एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। हेलो, उससे कभी भी एथर नहीं बनेगा, एल्कीन बन जाएगा। तो मैं लिख देता हूं लिमिटेशन, ऐसे मैंने पिछली क्लास में लिखा हुआ, इसी स्लाइड में पीछे लिखा हुआ आप देख सकते हैं। मैं एक बार बस रिपीट कर देता हूं वर्बली, आप लोग सुन लीजिए। विलियमसन की लिमिटेशन कमी यही है कि भाई साहब, विलियमसन से हेलो एल्केन वाला पार्ट हमेशा छोटा होना चाहिए। अगर बड़ा वाला पार्ट ले लिया तुमने हेलोजन के साथ, वो कभी भी एथर नहीं बनाएगा, वो एल्कीन बना देगा। लिख लेता हूं, चलो मेरा मन कर रहा है, एक बार लिख देता हूं। लिमिटेशन ऑफ विलियमसन। क्या है लिमिटेशन? स्मॉलर अल्काइल part should come from halo alkane. Smaller alkyl part should come from halo alkane. As larger बड़े जो halo alkane होते हैं उसको larger halo alkanes are sterically hindered. उनमें बहुत धक्का मुक्की होगी and undergo elimination, और वो कभी भी एथर नहीं बनाएंगे। एलिमिनेशन टू गिव एल्कीन, वो एल्कीन दे देंगे, ध्यान रखना। इसलिए हमेशा छोटा वाला पार्ट, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे ना, हाँ भाई बड़ा वाला हेलो एल्केन ले लिया तो क्या होगा, भैया बड़ा वाला ले लिया तो उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस होगा तो वो एल्कीन बना देगा, बात खत्म हो गई ना। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। इसके बाद अगला 11.26 क्वेश्चन चलते हैं। 11.26 कह रहा है 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन कैसे बनाते हैं, प्रोपेन 1 ऑल से, इसका मैकेनिज्म बताइए। लास्ट क्लास में बता चुका हूं, ध्यान दे दीजिएगा। कहाँ गया, यस ये रहा मैकेनिज्म्स, ये रहे। बस 2 कार्बन की जगह 3 कार्बन ले लेने हैं। इधर मैंने इथेनॉल लिया है, आपको उसमें प्रोपेनॉल ले लेना है, बस इतना करना है, 3 कार्बन ले लेना है। एक और बात बता दूं, कुछ बच्चे ऐसे हो रहे हैं कि पिछली क्लास नहीं ली, आज वाली क्लास ले ली, आज वाली क्लास ली, अगली क्लास नहीं ले रहे, ऐसे कुछ समझ में नहीं आएगा। आपको एक बात बता दूं, आप कॉन्टिन्यूएशन भी नहीं आएंगे, आपका वर्क डन 0 हो रहा है। अगर हफ्ते में 2 घंटे घर बैठकर भी आप नहीं पढ़ पाएंगे, फ्री फंड का आपको थाली में मिलकर, परोस के मिलकर एक एक क्वेश्चन डिस्कस हो रहा है, एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी, कभी जिंदगी भर नहीं कर पाओगे। अभी नहीं कर पाओगे ना, कभी जिंदगी भर नहीं कर पाओगे। जो बच्चा अभी भी नहीं कर रहा है, मुझे तो ये समझ में आ रहा है, जो बच्चा अभी भी इस क्लास को नहीं ले रहा है या ये मेरी बात नहीं सुन रहा है, वो एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन कैसे करेगा। एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का बता रहा हूं मैं। मुझे नहीं समझ में आएगा वो कैसे तैयारी कर रहा है, मुझे इस बात को नहीं आ रहा कि जो पिछली क्लास में नहीं आया था आज सोच रहा आ गया, आज नहीं आया चलो कल आ गया, एक दिन आ गया एहसान कर दिया। बेटा आप लोगों को इसका फल भुगतना पड़ेगा। एक एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन हो रहा है, मुझे इससे डिटेल कोई चीज पता नहीं है, इससे डिटेल कोई चीज हो सकती हो या कोई करा सकता हो। 11.27 क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है प्रिपरेशन ऑफ एथर बाय एसिड डिहाइड्रेशन ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल इज नॉट सुटेबल। अभी बताया मैंने, सेकेंडरी और टर्शियरी, चाहे अल्कोहल हो, आपको अभी भी बताया, चाहे हेलो एल्केन हो, उनमें होता है एक शब्द, बताओ क्या, उनमें होता है स्टेरिक हिंड्रेंस। और स्टेरिक हिंड्रेंस के चक्कर में वो कभी रिएक्शन नहीं देते। स्टेरिक हिंड्रेंस के चक्कर में क्या सेम आंसर है, अंडरगोज एलिमिनेशन। तो चाहे हेलो एल्केन हो चाहे अल्कोहल हो, 2 डिग्री और 3 डिग्री कभी नहीं रिएक्शन दिखाते। ऐसी रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन वो क्या कर देते हैं, एल्कीन बना देते हैं। सेम आंसर स्टेरिक हिंड्रेंस। अगला क्वेश्चन 11.28 कह रहा है राइट द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड विद 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन। 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन को HI के साथ रिएक्शन करके दिखाइए। ये भी हम कर चुके हैं, बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 11.28, ठीक है। तो यहां लिख रहा हूं 11.28, इसका फर्स्ट पार्ट 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन। अगर आप सोच रहे हैं प्रोपॉक्सी प्रोपेन कैसे बनेगा, प्रोप मतलब 3, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, तो ये वाला पार्ट प्रोपॉक्सी है और उसके साथ क्या बोल रहा है, प्रोपेन बोल रहा है, तो मैंने ये बना दिया, तो प्रोपॉक्सी प्रोपेन बन गया।
अब कह रहे हैं इसको HI के साथ रिएक्शन करवानी है। ठीक है भाई, करवा देंगे, HI के साथ कर रहे हो तुम, कह रहे हो कर देते हैं। आपको पता है आयोडीन के साथ कौन जाएगा? जो छोटा वाला पार्ट है। सर इधर तो दोनों ही तरफ 3-3 कार्बन है, दोनों तरफ 3-3 कार्बन है, तो मौज बनाओ, कोई भी एक पार्ट आयोडीन के साथ चला जाएगा, कोई भी, क्योंकि दोनों सेम है। तो बन जाएंगे CCC आयोडीन, और बचा हुआ ये CCC और OH, मतलब CCCO, और O के पास आ जाएगा H, O से जुड़ जाएगा H। सेकेंड पार्ट में देखिए जरा क्या कह रहा है। सेकेंड पार्ट में कह रहा है मिथॉक्सी बेंजीन में डाल दिया। मिथॉक्सी बेंजीन मतलब ये रहा बेंजीन, ये रहा O और ये रहा C, इसमें HI डाल दिया। ये तो आप लोग कर लेंगे, फिर इजी है। बताइए तो जरा क्या होगा? कौन सा छोटा पार्ट है ये? बेंजीन छोटा पार्ट है या एक कार्बन छोटा है? कौन छोटा है सर? एक कार्बन छोटा है, तो ये I के साथ जाएगा, इसका मतलब CH3I बनेगा, और बेंजीन वाला पार्ट जाएगा O, जाएगा H के साथ। ठीक है, इसी तरह से थर्ड पार्ट भी इसका कर लीजिएगा। 11.29 आते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन पर। 11.29 कह रहा है एक्सप्लेन द फैक्ट दैट अराइल अल्काइल एथर। सर ये अराइल अल्काइल एथर क्या होते हैं, इसको समझाइए। ये तो मुझे पता ही नहीं अराइल अल्काइल एथर क्या होते हैं। तो बेटा इसको कैसे समझाएंगे हम? अराइल होते हैं, बेंजीन को अराइल कहते हैं, समझिए। बेंजीन को अराइल कहा जाता है। 11.29 बेंजीन को अराइल कहा जाता है। 11.29 ये रहा अराइल। अल्काइल एथर, अल्काइल मतलब R, तो ये हो गया अराइल, ये हो गया अल्काइल, इसे कहते हैं अराइल अल्काइल एथर। ठीक है, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में? कह रहा है alkoxy group activates the benzene ring toward electrophilic substitution. It direct the incoming second part at orthopara position. दोनों पार्ट हम कर चुके हैं। कहां कर चुके हैं? ये देखिए आज ही की क्लास में आप लोगों ने अगर ध्यान से सुना होगा, देखो ध्यान से, ये रहा बेंजीन, ये रहा O, और ये रहा CH3, मतलब बेंजीन है, O है, और फिर ये R CH3। इसका आंसर क्या है? क्योंकि अगर बेंजीन पर ये होगा, ये होगा या ये होगा, सब एक ही काम करेंगे भैया, सब प्लस आर इफेक्ट करेंगे। प्लस आर इफेक्ट करेंगे तो ऑर्थोपैरा एक्टिवेट करेंगे, ऑर्थोपैरा एक्टिवेट करेंगे तो ऑर्थोपैरा डायरेक्टिव ग्रुप होंगे। इसका मतलब सर इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर है कि OR मतलब अल्काइल एल्कोक्सी ग्रुप, OR ग्रुप पेपर में क्या लिखेंगे? कंडक्ट्स प्लस आर इफेक्ट। प्लस आर इफेक्ट से क्या होगा? इट एक्टिवेट्स द ऑर्थोपैरा पोजीशन, ये एक्टिवेट कर देगा ऑर्थोपैरा पोजीशन को, एंड हेंस, और इसीलिए ऑर्थोपैरा डायरेक्टिव ग्रुप। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हुआ 11.29। इसके बाद 11.30 क्वेश्चन कह रहा है राइट द मैकेनिज्म ऑफ HI विथ मिथॉक्सीमीथेन। 11.30 मिथॉक्सीमीथेन CH3O CH3, इसमें HI डाल रहे हैं, इसकी कोई पर्टिकुलर मैकेनिज्म नहीं है, सिंपल सा लॉजिक है। अगर आप कहेंगे सर इसकी मैकेनिज्म तो आपने करा ही नहीं, तो मैं कहूंगा भाई इसकी मैकेनिज्म कोई मैकेनिज्म नहीं है। H है प्लस, I है माइनस, ठीक है सर, ये तो हम सबको पता ही है। O है माइनस, तो छोटा वाला पार्ट जाएगा हेलोजन के पास। तुम कहोगे सर दोनों तरफ बराबर है, मैं कहूंगा फिर ठीक है, कोई भी चला जाए, क्या फर्क पड़ता है यार, ये वाला पार्ट इसके साथ चला जाएगा, O इधर अटैक कर देगा, तो ये बन जाएगा CH3OH और CH3I। SN2 मैकेनिज्म से होता है, एक ही स्टेप में रिएक्शन हो जाती है। इतना लिख देना है आपको, इसकी वन स्टेप मैकेनिज्म है, एक स्टेप में।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11.31, और बच्चों आप लोगों को बता दूं क्वेश्चन नंबर 11.31 भी एज इट इज आ चुका है, 4 पार्ट एज इट इज सीबीएसई बोर्ड में। तो हमने देखा अभी सीबीएसई में एज इट इज एक तो ये वाले क्वेश्चन आए थे, याद करिए मैंने बताया था 11.21 के, मैंने कहा था ना 4 पार्ट एज इट इज आ गए थे एक बार सेम सीबीएसई में। इसी तरह से इसके भी चारों पार्ट एज इट इज, ऑर्डर भी अलग नहीं था, 1 2 3 4 भी यही था सेम। और क्या चाहिए, सेम एज इट इज छप गया था पार्ट समेत। इसके सारे पार्ट्स करते हैं। पहले में कह रहा है फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन बतानी है, अल्काइलेशन ऑफ एनीसोल। आधे बच्चों को तो पता ही नहीं एनीसोल क्या है भाई। भाई बेंजीन पर जब OCH3 जुड़ता है इसे एनीसोल कहते हैं, एनीसोल। तो पहले पार्ट में कह रहा है अल्काइलेशन करना है, मैं एक ही बार ट्री बनाकर सब करवा दूंगा फ्लो चार्ट में। तो पहले पार्ट में कह रहा है अल्काइलेशन, मतलब CH3Cl डालेंगे। फ्रिडल क्राफ्ट है तो आपको पता है फ्रिडल क्राफ्ट का रिएजेंट कौन है, एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3 है। तो क्या होगा, होगा कुछ नहीं, इसके ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर एल्काइल ग्रुप आ जाएगा, क्योंकि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव है। एक बार CH3 ऑर्थो पे आएगा और एक बार आएगा पैरा पर, ठीक है। इसके सेकंड पार्ट को पढ़ते हैं, क्या कह रहा है सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में कह रहा है नाइट्रेशन ऑफ एनीसोल, एनीसोल का नाइट्रेशन करना है। नाइट्रेशन कैसे होता है, HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो इस केस में क्या होगा, NO2 ग्रुप लगेगा। NO2 ग्रुप कहां लगेगा, एक बार लगेगा ऑर्थो पर और एक बार लगेगा पैरा पर, और इन दोनों में स्टेबल कौन सा होगा, ऑब्वियसली पैरा वाला। इसके बाद कह रहा है ब्रोमिनेशन ऑफ एनीसोल इन इथेनॉइक एसिड। ब्रोमिनेशन, ब्रोमिनेशन की बात कर रहा है। ब्रोमिनेशन Br2 इथेनॉइक एसिड CH3COH में। तो इधर आ जाएगा ब्रोमीन, या तो ऑर्थो पर आएगा ब्रोमीन या तो पैरा पर आएगा, और इनमें से स्टेबल कौन होगा, पैरा वाला, ठीक है। इसके बाद अगला लास्ट कह रहा है फ्रिडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन ऑफ एनीसोल। इसका एसिटाइलेशन करना है, एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन क्या होता है, CH3COCl, और फ्रिडल क्राफ्ट है तो याद रखिएगा एनहाइड्रस AlCl3। उस केस में एक बार ऑर्थो पे COCH3 लग जाएगा और एक बार पैरा पर COCH3 लग जाएगा, ठीक है। चलिए आखिरी पड़ाव पर चलते हैं। ये क्वेश्चन हो गया है हम लोगों का 11.30, 11.31 अभी मैंने बताया, ये फ्रिडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन ऑफ फिनॉल वाला। अब आखिरी क्वेश्चन है 11.32। क्वेश्चन कह रहा है शो दैट हाउ वुड यू सिंथेसाइज द फॉलोइंग अल्कोहल फ्रॉम एप्रोप्रिएट एल्कीन। 2 क्वेश्चन और रह गए हैं, थोड़ा सा धीरज बांधिएगा, अच्छी तरह से सुनिएगा मेरी बात। इसके बाद आप लोगों का अल्कोहल फिनॉल भी खत्म। आपको बनाना है, कह रहा है एक पार्ट बता रहा हूं इसका, जैसे यहां पे कह रहा है ये है आपका CH3 और ये है OH। कह रहा है किस एल्कीन से ये बनेगा, एप्रोप्रिएट एल्कीन। तो मैं आपको बता रहा हूं बेटा, ठंडे दिमाग से सोचो। H2O डालना है, मैं कह रहा हूं उल्टा करोगे तो H2O निकाल लो, इसमें से H2O निकाल लो। पर इसके लिए थोड़ा सा मैं आपको वर्क बता रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से। मैं इसको ऐसे ही बना सकता हूं, CH2 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 C CH2, एक पे CH3 और एक पे OH। ध्यान से देखिए, इसमें से H2O निकालना है, इसका मतलब अल्फा बीटा एलिमिनेशन करना है। अल्फा कार्बन कौन है, OH जिससे डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, ये अल्फा। अल्फा ये तो OH देगा भैया, ये तो OH देगा। चलो OH दे दिया इसने, हटाओ। एक H जाएगा बीटा से, अगर अल्फा ने OH दिया है तो बीटा H देगा। बीटा हमारे पास कितने हैं जो अल्फा कार्बन से डायरेक्ट जुड़े, ये दे सकता है,
ये दे सकता है, तुम कहोगे सर पर ये और ये तो सेम है, मैं कहूंगा हाँ यार, तो 2 बार लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, 2 बार लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो ये दे सकता है, या फिर ये भी दे सकता है बीटा डैश। तो अगर मान लो ये दे रहा है, बीटा वाला दे रहा है, तो डबल बॉन्ड यहां बनेगा, और अगर बीटा डैश दे रहा है तो डबल बॉन्ड यहां बनेगा। अब तुम्हें कैसे पता लगेगा सर कौन सा बनेगा, दोनों बना दे क्या? नहीं, ये आपके प्री बोर्ड में भी आया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर, ये वाला होगा मेजर। अब ये कैसे पता लगेगा, इसकी मैं आपको कड़ी बता रहा हूं, तरीका बता रहा हूं कैसे। अब हमें इस अल्फा और बीटा कार्बन को देखने हैं, और ये देखने हैं कि अल्फा बीटा कार्बन पर कितने अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल मतलब कार्बन, इससे कितने जुड़े हुए हैं, एक और एक, दो, इससे कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, एक, टोटल 3 अल्काइल ग्रुप है, 3 कार्बन है डबल बॉन्ड पर। मान लीजिए अगर हम ये ना बनाए, ये बना दे, तो अब हम इस डबल बॉन्ड को देखेंगे और टोटल अल्काइल ग्रुप देखेंगे, तो इस कार्बन से एक जुड़ा हुआ है और दूसरा ये जुड़ा हुआ है, दो, और उस कार्बन से तो एक भी नहीं जुड़ा हुआ भाई साहब, कोई भी कार्बन नहीं जुड़ा हुआ, इसलिए जीता कौन, जीता 3 कार्बन, 3 अल्काइल ग्रुप, यहां बनेगा, यहां का एक H चला जाएगा, ये बन जाएगा CH, ये बनेगा मेजर, ये एल्कीन है, ये आंसर है। चलो एक और करते हैं, कोई टेंशन नहीं है यार, नहीं आया तो अगला वाला लेते हैं। अगला वाला 1 2 3 4 5 6 ऐसे वाला है कार्बन, जिसमें इधर OH है और इधर ये है बना। कह रहा है कौन से अल्कीन से बनेगा, फिर वही स्ट्रेटेजी अपनाएंगे अपनी, कौन सी, ये वाला कार्बन बनाया, ये वाले कार्बन के ऊपर H बनाया, नीचे ये एक मिथाइल ग्रुप है, बनाया CH3, इधर 1 2 3, 1 2 3, इधर 1 2 3, 1 2 3, कोई जल्दबाजी नहीं करना पेपर में, रिलैक्स होके। अब मैंने आपको क्या बताया सर, ये तो OH जाएगा ही जाएगा, ये तो अल्फा है, अब ये बीटा है, ये बीटा है, ये बीटा है। अब आप कहेंगे सर ये वाला और ये वाला, ये दोनों तो सेम है, यहां डबल बॉन्ड बने वहां डबल बॉन्ड बने, सेम है, आप एक बना लो। अगर ठीक है यार मैं ये ले लेता हूँ, ये बीटा है, तो यहां से तो H गया, OH गया, अब या तो ये देगा, अगर ये देगा तो यहां डबल बॉन्ड बनेगा बेटा, यहां डबल बॉन्ड। आपको करना क्या है, वही पीछे वाली स्ट्रेटेजी जो बताई है मैंने, डबल बॉन्ड को चेक करो, सर ये रहा डबल बॉन्ड, इसमें कितने अल्काइल ग्रुप है, एक यहां जुड़ा हुआ है और एक इससे ये जुड़ा हुआ है, दो है, इससे कितने जुड़े हुए हैं, एक डायरेक्ट कार्बन जुड़ा हुआ, टोटल कितने, 3, 3। दूसरा चांस क्या है सर, दूसरा चांस है सर वो वाला कार्बन ना देकर ये वाला कार्बन, इसके पास वाला ये दे दे, बीटा डैश दे दे, अगर बीटा डैश दे देगा तो यहां डबल बॉन्ड बन जाएगा, अगर यहां डबल बॉन्ड बन गया तो फिर आपको डबल बॉन्डेड कार्बन पे टोटल अल्काइल ग्रुप देखने, कितने कार्बन डायरेक्ट जुड़े हैं डबल बॉन्डेड कार्बन से, तो यहां पर एक और एक, दो, इसके पास तो एक भी कार्बन ना जुड़ा है, तो इसका मतलब ये कभी अनस्टेबल नहीं बेटा, याद कर लो, ऐसा डबल बॉन्ड हमेशा अनस्टेबल, तो इसका मतलब डबल बॉन्ड कहां बनेगा, यहां बनेगा, इसके पास का एक H जाएगा, ऐसा बनेगा, ये है आपका आंसर। इन क्वेश्चनों को ठंडे दिमाग से आंसर करना है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है इससे ये कैसे बन गया भाई, ये कैसे बन गया क्वेश्चन, ये कैसे बन गया, ये तो अजीब सी चीज बन गई, मैं बताता हूं आपको इसको डिटेल में। CH3C H CHOH, कह रहा है इसमें अगर आपने HBr डाल दिया तो बच्चे क्या सोचेंगे ज्यादातर,
बच्चे सोचेंगे ये क्वेश्चन इस बार आने के बहुत ज्यादा चांसेस, डबल स्टार क्वेश्चन। बच्चे सोचेंगे सर एच जाएगा ओ एच के साथ, ठीक है भाई साहब, और बी आर यहां लग जाएगा, तो प्रोडक्ट बन जाएगा सी 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 सी, इधर सी और इधर बी आर, पर ऐसा धप्पा हो जाती है, ये प्रोडक्ट ही नहीं बन रहा, लोग क्या करोगे आप? तो आपको कुछ और सोचना पड़ेगा, आप कहोगे भैया क्या करेंगे क्या करेंगे, ऐसा नहीं हो रहा दरअसल। तो क्या हो रहा है, H प्लस इस OH माइनस को भगा के पहले तो जाता है, इसके साथ जाता है, और जैसे ये माइनस जाता है इसके ऊपर आ जाता है प्लस, तो क्या बनता है CH3 CH CH3 CH प्लस और CH3। अब एकदम शुरुआत के दिनों में मैंने आपको एक चीज बताई थी, एकदम शुरुआत के दिनों पर, क्या कि अगर जिस कार्बन पर प्लस है, जैसे ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, ठीक है, अगर उसके आसपास ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बन सकता है अपना पॉजिटिव चार्ज को ट्रांसफर करके, तो वो बनता है। तो अगर हम देखें ये प्लस चार्ज इधर शिफ्ट हो जाए, मान लो इस कार्बन पर प्लस आ जाए, तो ये तो 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, बहुत ही अनस्टेबल, कभी नहीं होगा। परंतु अगर इस कार्बन पर आ जाए तो ये एक कार्बन से जुड़ा है, 2 कार्बन से जुड़ा है, 3 कार्बन से जुड़ा, तो ये तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन है सर, ये तो स्टेबल है। हाँ, तो ऐसा कुछ होगा क्या, इसके पास वाला कार्बन ऐसा कुछ करेगा, क्या करेगा, ध्यान से, ये पूरा हाइड्रोजन यहां आ जाएगा बॉन्ड को लेकर, इसे कहते हैं हाइड्राइड शिफ्ट। H माइनस पूरा इलेक्ट्रॉन लेकर आ गया, तो अगर लेकर आ गया तो यहां पर बन जाएगा प्लस, और ये CH था, एक H और आ जाएगा, CH2 बन जाएगा, ये बन जाएगा। और अगर इसमें कहीं Br माइनस अब ऐड होगा, तो Br माइनस इस प्लस के ऊपर जाएगा, CH3C CH3, Br ऊपर लग जाएगा, फिर CH2, फिर CH3, इस तरह का प्रोडक्ट बन जाएगा। इसमें हाइड्राइड शिफ्ट हुआ, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन हुआ, यहां पर था तो 2 डिग्री कार्बोकैटायन हुआ, इसके पास वाले में आया तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन हो गया, ज्यादा स्टेबल 3 डिग्री कार्बोकैटायन। इस हिसाब से हम लोगों को ये क्वेश्चन करना। आई होप आप लोगों को समझ में आया, और इस तरह से हमने 2 हफ्तों में जो हमने एक टारगेट सेट किया था उसका 50% अचीव कर लिया। मुझे नहीं पता बेटा आप लोगों ने कितना अचीव किया।